गुड आफ्टरनून बच्चों। क्यों बंद कर दें? इसमें नहीं जाएगी, ऑनलाइन वालों के पास नहीं जाएगी फिर, वो तो उसी के थ्रू जाती है ना। लास्ट क्लास में हमने स्टेटस के अंदर कैसे आएगी, मतलब उसकी ना कम कर वॉल्यूम। हाँ ठीक है, अब सही आ रही है। ठीक है भाई, पीछे आवाज़ आ रही है ना। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इंडिविजुअल का स्टेटस निकालना बताया था। साथ में हमने डीम्ड रेजिडेंट का भी स्टेटस बताया था, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में करने के लिए। जिन बच्चों के पास किताबें हैं, फोर नंबर क्वेश्चन किसी से नहीं हुआ क्या? हो सकता है फिर उसमें कुछ एरर ही है। इसी की बात कर रहे हो ना आप? अरे भाई, जिनको बातें करनी है प्लीज क्लास से बाहर जाइए। जिनको बातें करनी है, क्लास साथ वाला क्लास खाली है, उसमें बैठो आराम से। जिसको पढ़ना हो इस क्लास में बैठेगा खाली। अब चुप हो जाओ यार, अब कितनी देर तक बोलते रहोगे? फोर नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। इससे पहले के सारे क्वेश्चन सबके हो गए। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तेजी एक सिटीजन है, एक्सपोर्ट मैनेजर ऑफ अर्जुन ओवरसीज लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी सिंस 1 May 2017. ही हैज बीन रेगुलर विजिटिंग यूएसए फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कहाँ जाता है? यूएस जाता रहता है। इन्हें कुछ ही स्पेंड द फॉलोइंग डेज इन यूएसए लास्ट 5 ईयर। तो इतने इतने दिन इसने यूएस में बिताए हैं बच्चों लास्ट 5 ईयर के अंदर। तो मुझे बताइए बेटा, जब यूएस में इतने दिन बताए हैं तो इंडिया में कितने दिन रह गए? फिर माइनस कर देंगे हम 365, 365 और 366, क्योंकि लीप ईयर है। और यहाँ पर भी 365 और 365। बताओ भाई, यहाँ पर कितने दिन बच गए? यहाँ पर 55। सबसे पहले वाले में 45, 150, 215, 96। डिटरमाइन करना है स्टेटस उसका। एज्यूम करना है 1 May 17 से पहले वो कभी भी ट्रैवल नहीं किया अवॉर्ड के अंदर। जी बेटा 55 है, 55 ही लिखा है। 55 बोल रहे हो ना आप? वही है बेटा, थोड़ा सा वो टेढ़ा हो गया। ये 45 है भाई। तो बताओ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसने कितने दिन रुका है, और इसके पीछे के 4 सालों में कितना है? लगाओ टोटल इन सबका। 400,
411। तो 411 दिन वो रुका है यहाँ पर, तो इसका मतलब इसने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी। अब एडिशनल कंडीशन 2 बार रेजिडेंट बन गया और पिछले 7 साल में वो 730 दिन भी आ गया। तो क्या दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में? तो आंसर गलत है कुछ? आर ओ आर बन तो रहा है, गिन लेना बेटा। 730 का मतलब क्या हो गया कि पिछले 7 साल में जाना है। ये आपका 21 22 है और इसके पीछे के 7 साल। आपको कहाँ तक का दे रखा है टाइम पीरियड? आपको दिया हुआ है 18 तक का। ये कितने साल है? ये 5 साल है, तो इसके पीछे 2 साल और जाओगे ना। तो इसमें लिखा हुआ साफ साफ इससे पहले कभी गया ही नहीं है अब्रोड। इसका मतलब इससे पहले कितना रहा होगा? ये पूरा 365 दिन इंडिया में रहा है। तो 7 साल में देखेगा तो 5 साल ये रहे और 2 साल क्या है? 365 और 365। तो इसमें पूरे में देखना वो कितना, 730 दिन। तो ये तो 5 साल ही है, 2 साल और भी तो लेगा पीछे वाले, इसमें कभी गया ही नहीं था वो। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 730 से प्लस कर गया, तो इसकी बेसिक कंडीशन सॉरी एडिशनल फर्स्ट पूरी हो गई और एडिशनल सेकंड भी पूरी होगी, क्योंकि कब 2 बार नहीं, पता नहीं कितनी बार बन गया रेजिडेंट ये। तो ये आर ओ आर बन जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। और बताओ किसी को प्रॉब्लम? थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड देखिए भाई। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस। राम एक इंडियन सिटीजन है, लेफ्ट कर रहा है इंडिया 22/9/2021 को फॉर फर्स्ट टाइम वर्क एज ऑफिसर ऑफ द इंडियन कंपनी इन जर्मनी। तो इंडिया को छोड़ के जा रहा है बेटा वो। तो इसका मतलब अब 82 डेज से ज़्यादा रुकेगा प्रीवियस ईयर में, तभी रेजिडेंट बनेगा वो। एक्सेप्शन में कवर हो गया ना ये। तो अब हम क्या करेंगे बताओ? गया कब है इंडिया को पहली बार? ये 22/9 को। इसका मतलब 22/9 से पहले इंडिया में था ये। तो 22/9 को गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंडिया में था और इसके बाद में वो आउटसाइड इंडिया चला गया है। तो बताओ ये कितना पीरियड है भाई इंडिया का? चौथे महीने में 30 दिन, पाँचवें में 31, छठे में 30, सातवें में 31, आठवें में कितना आएगा? 31 और नौवें में 22 दिन, 175 डेज। और 175 डेज 182 डेज से कम होते हैं। इसका मतलब उसने बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं की, और जो बेसिक पूरी नहीं करते वो क्या बन जाते हैं? उसके लिए नहीं ना बेटा, क्योंकि ये क्या है क्वेश्चन के अंदर, ये फर्स्ट टाइम जा रहा है एन ऑफिसर ऑफ जर्मनी इन एम्प्लॉय। तो ये इंडिया लेफ्ट कर रहा है, इंडिया का सिटीजन भी है, एक्सेप्शन में कवर हो तो गया। वो तो 15 लाख से ऊपर होने पर होता है बेटा। कहाँ लिखा है 15 लाख से ऊपर? और वो भी विजिट में होता है। 15 लाख से ऊपर होता है वो भी विजिट में होता है। वो तो आ रहा है, जा थोड़ी रहा है। ये तो इसी में रहेगा खाली। और बताओ, तू देख लो अब, देख लो भाई। 21-22 प्रीवियस ईयर के लिए जो एक लीप ईयर कैसे हो जाएगा यार ये? A sailor had remained the ship in the private company owning the ocean going ship as follows. आउटसाइड इंडिया टोटल वाटर में रहा है वो 182 डेज और इनसाइड द टोटल वाटर रहा है 183 डेज। तो कंसिडर कीजिए आप कि 20 to 23 में क्या होगा। हाँ, लिखा तो बेटा आउटसाइड टोटल वाटर कितना है वो, और इनसाइड कितना रह गया? तो 183 हो तो गया, और कैसे होगा? 182 से ज़्यादा हो गया। फिर आने वाला दिन और जाने वाला दिन दोनों काउंट करते हैं अपन, ये बताया था मैंने। पर इसमें वो तो लिखा ही नहीं। इसने तो कहा कि भाई इंडिया के बाहर रहा है वो 182 दिन, इंडिया में रहा है कितना? तो 182 प्लस 183 कितना हो गया? तो ये काट देना बेटा, लीपर वाला ना गलत लिखा हुआ, ये कंफ्यूज हो गया, आप काट दो उसको। तो कितना हो जाएगा? 365। तो इसका मतलब ये रेजिडेंट बन जाएगा। और
हरिओम पारिक का एक क्वेश्चन है, उसकी बात करेंगे हम। उससे पहले एक माधव ने क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा। क्यों? बुक वापस दोगे भी आप? अच्छा, ठीक है, समझ गया मैं। क्योंकि आप वो नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं, पर आप वो बन सकते हैं तो काट लीजिए, नहीं बन सकते तो रहने दीजिए। 1 महीने बाद आएगा क्या? फ्यूचर अनसर्टेन है। देखिए बेटा, अगर तूने फाउंडेशन में पढ़ाई की है ना, फिर तो सर्टेन है। जब आप एग्जाम देके बाहर निकलते हैं तभी बता देते हैं कि पास या फेल। मेरे साथ तो ये होता था। मैं जब भी मैंने सीपीटी दिया, मुझे पता था बिल्कुल आराम से बड़े नंबर से पास होऊंगा। हुआ। इंटरमीडिएट दिया, मैं कहा बढ़िया, बहुत ग्रुप शानदार तरीके से निकलेगा, रैंक भी आ सकती है, और रैंक भी आ गई। फाइनल दिया, मुझे पता था एक शॉट में निकलूंगा, निकला, क्योंकि मुझे पता था मैंने पढ़ाई की और एग्जाम मुझे आता था। पढ़ते हैं अब आगे। सबसे पहले आर ओ आर और आर एन ओ आर वाली कंडीशन जो आपकी है, ये कब लगानी है और केवल कब रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट बताना है। देखो बेटा, आपने क्वेश्चन ही उल्टा पूछा है। सबसे पहले होता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 आपको बताता है कि आप रेजिडेंट बनेंगे या फिर आप क्या बनेंगे, नॉन रेजिडेंट। स्टेप नंबर 1 के लिए बच्चों, आपको सबसे पहली कंडीशन क्या देखनी है, 182 डेज और मोर स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या फिर क्या है 60 प्लस 365 डेज। और 60 प्लस 365 डेज किन के लिए नहीं देखनी, उन 3 लोगों के लिए नहीं देखनी। पहला कौन सा था, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जा रहा था। दूसरा क्या था, क्रू मेंबर था आपका। और तीसरा क्या है बेटा, जो विजिट करने इंडिया में आ रहा है। पर इस विजिट के लिए भी हमने क्या बोला, अगर इसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा हो जाए तो अब 60 की जगह कितना हो जाएगा, प्लस 365 डेज। अगर आपने ये सारी बातें पूरी कर ली है तो इसका मतलब क्या होगा, आप रेजिडेंट बन जाएंगे। अगर ये सब बातें आपने पूरी नहीं की है तो आप क्या बनेंगे, नॉन रेजिडेंट। और जैसे नॉन रेजिडेंट बात खत्म, फिर तो एडिशनल वेडिशनल कुछ नहीं देखना भाई, फिर तो आप क्या बन गए, नॉन रेजिडेंट बन गए। पर यदि आप रेजिडेंट बन जाते हैं तो फिर आपको आगे फर्दर चेक करना पड़ेगा कि आप कौन से वाले रेजिडेंट हैं। या तो आप आर ओ आर हैं या फिर आप आर एन ओ आर हैं। कैसे पता चलेगा, अगर आपने एडिशनल भी दोनों पूरी कर दी तो आप क्या बनेंगे, अदरवाइज आप क्या बनेंगे। और दो ऐसे प्राणी हैं जो हमेशा आर एन ओ आर होते हैं, एक तो डीम रेजिडेंट और एक विजिट करने इंडिया में आया था और इनकम कितनी हो गई, 15 लाख से ज़्यादा, या तो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का है। हरिओम पारिक। अब आपका ये जो डाउट था ये क्लियर हो गया ये। चलो भाई। हाँ भी बच्चों, इधर देखो सामने एक बार, मैंने आपको बताया था जो हमारा इंडिविजुअल होता है और जो एच होता है बच्चों, ये सिर्फ दो ही लोग हैं जो क्या बनते हैं, आर ओ आर, आर एन ओ आर और एन आर। जिसे मैंने इंडिविजुअल की तो सारी बातें हमने डिटेल में कर ली है। अब हम बात करते हैं एच की। देखिए बच्चों, इंडिविजुअल तो एक नेचुरल पर्सन है, उसका तो पासपोर्ट भी होता है, वो इंडिया में कितने दिन रुका कितने दिन नहीं रुका ये आप काउंट कर सकते हैं इजीली। बट एच के पास थोड़ी कोई पासपोर्ट होता है, कोई नेचुरल पर्सन थोड़ी है। तो अब इस केस में एच का ये स्टेटस कैसे निकलेगा,
नॉर्मली हम 2 स्टेप में आगे बढ़ते हैं जब भी आपको ये 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा। स्टेप 1 में हम क्या देखते हैं, रेजिडेंट या फिर, और स्टेप नंबर 2 में क्या होता है वो। चलो मुझे बताओ बेटा, स्टेप नंबर 2 में ROR या RNOR कब बनता है, जब आप क्या पूरी करो, एडिशनल कंडीशन पूरी करो, ठीक है ना। अब HF तो एडिशनल कंडीशन क्या है, पिछले 7 साल में 730 दिन या पिछले 10 साल में 2 बार रेजिडेंट, तो आप क्या बन जाते हैं, ROR, नहीं तो आप क्या बनोगे, RNOR। स्टेप 2 तो हूबहू हमारे इंडिविजुअल जैसा ही है बच्चों, क्योंकि एडिशनल कंडीशन सेम है दोनों के अंदर, पर HF थोड़ी एडिशनल कंडीशन पूरी कर सकता है क्योंकि वो तो नेचुरल पर्सन है नहीं। तब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि HF का जो कर्ता होता है, ये तो पता ना बेटा, HF का हेड ऑफ फैमिली को हम कर्ता कहते हैं, जो कुछ नहीं करता। तो जो कर्ता होता है, अगर उसने एडिशनल कंडीशन पूरी कर दी, हाँ जी, तो मैं बोर्ड पूछ रहा हूं तो आप बोल नहीं रहे। अच्छा अच्छा, क्या मैंने पहला बताया कि आपको, नहीं मैं करा देता हूँ पहला भी, देखो क्योंकि फिर वो बोलेगा सर पहला बताओ। मिस्टर एक्स है, जो एक इंडियन सिटीजन है, इज एम्प्लॉयड इन XYZ लिमिटेड, ही वांट सेंड ऑन द डेपुटेशन ऑफ US 15/7/2021 को, उसका स्टेटस बताना है कि क्या होगा। बताओ भाई, कब गया डेपुटेशन पर वो, 15/7/2021 को, तो इसका मतलब कितने दिन यहाँ रुका है वो। सर अगर हम चौथे महीने की बात करें तो 30 दिन, पांचवें महीने की बात करें 31 दिन, छठे महीने की बात करें 30 दिन, सातवें महीने की बात करें तो 15 दिन, कितना हो गया भाई, 106 डेज वो इंडिया में रुका है। अब क्योंकि वो इंडिया के बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसको 182 डेज से ही कंसिडर कर सकते हो आप, एक्सेप्शन में कवर है। तो 182 दिन अगर वो इंडिया में रुकेगा तभी रेजिडेंट बनेगा, पर ये कितने दिन रुका है केवल, इसलिए वो क्या होगा, नॉन रेजिडेंट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अच्छा ये तो करवा ही दिया, जिसको काटने के ऊपर 500 की पेनल्टी भी है। थर्ड वाला करवा दिया गई, अभी जो करवाए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिफ्थ देखिए बेटा, एक ब्रिटिश नेशन का है, मतलब ये इंडियन सिटीजन नहीं है, कम टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 17-18, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 और 21-22, 65, 60, 80 और 160, ये तो पिछले 4 सालों में रहा है। और करंट ईयर में कितना रहा है, 70 डेज। डिटरमाइन करना है स्टेटस क्या होगा भाई, तो 70 डेज मतलब 60 से ज़्यादा हो गया यहाँ पर, और पिछले 4 साल में कितना हो भाई, 65 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 160, हमें कितना चाहिए था, 365 तो चाहिए था। इसका मतलब रेजिडेंट तो ये बन गया, पर ये कौन सा रेजिडेंट बनेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया में आ रहा है 2017 में ही। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके पीछे के 7 साल के अंदर देखें तो भी 365 डेज ही रहेगा, और इसने एडिशनल पहली पूरी नहीं की, तो अब दूसरी चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये RNOR है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। 6 नंबर, अच्छा माथा पच्ची और तो क्या है, डिटरमाइन करना स्टेटस आपको, मिस्टर करुणा कपूर, करुणा कपूर, मिस्टर भी है वैसे, हॉलीवुड एक्ट्रेस है, कुछ भी बना रहे हैं। पासपोर्ट रिवेल हुआ इनका फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टे इन इंडिया, देखो क्या लिखा है, ये स्टे इन इंडिया का इंफॉर्मेशन है, वो कितने दिन इंडिया में रुके हैं। अब आपको क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि ये करुणा कपूर जी इंडियन सिटीजन है या नहीं है, क्योंकि हॉलीवुड एक्ट्रेस से पता चल रहा है कि इंडिया के नहीं है। जो भी है, पहले तो हमें क्या करना है, इसके डेज निकालने पड़ेंगे। तो ये इसका करंट ईयर है बच्चों, ये इंडिया में स्टे कब कब कर रहा है, 3 अप्रैल से लेकर 11 जुलाई।
इसका मतलब कितने दिन रुका है ये? अप्रैल के महीने की बात करें हम तो 30 दिन होते हैं, इसमें 2 दिन कम कर दीजिए, कितना हो गया ये? फिर मई में कितने दिन रुके हैं? जून में कितने रुके हैं? और जुलाई में कितने रुके हैं? 11 दिन। 100 हो गया। 21-22 में कितना है बताओ? नहीं किया क्या आपने कैलकुलेटर? सिर्फ 20 डेज। आगे बताइए। ये लीप ईयर है बेटा, तो फरवरी में कितने दिन आपके? 29 डेज है, तो इसमें क्या करोगे आप? 9 दिन कम करोगे तो 20 दिन आ जाएगा। तो फरवरी के आगे 20 दिन और मार्च के आगे 26 दिन। ये बताओ, ये कहाँ लीप ईयर है यार? क्या? रुको एक मिनट, जहां से इस क्वेश्चन को कॉपी किया गया है वो किताब ही खोल ले अपन। ये किताब मैंने आपको, जो आपने वो देखा ना, वहां पर ये बुक है बेटा। ये जहाँ से एमसीसी ने इसको कॉपी कर रखा है ना, वो बुक उस पे पड़ी हुई है। आप खुद भी देख सकते हैं वहां पर। जब भी एरर वगैरह मिले ना, तो उस बुक को ओपन करके देख लिया करो। उस बुक से कॉपी मार रखा है सब कुछ। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा है इस पे। थोड़ा टाइम लग रहा है इसको, एक मिनट रुकिए। ये तो बोल रहे हो आप? कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, रुक जा एक बार। चल जा रहे यार। किसी का नेट बढ़िया चल रहा है क्या? अच्छा चलता नेट आपका? आना बेटा एक बार इधर। मेरे पास एयरटेल, एयरटेल पता नहीं क्या बकवास है। खोलना एक बार अपना चैनल खोलो।
बढ़िया चल रहा है तुम्हारा तो यार। दिखाओ। ना रख दो। हाँ बैठो आराम से। कौन सा क्वेश्चन था ये? ये भाई क्वेश्चन आपके सामने जो है, अब इसका आंसर बताता हूँ मैं क्या है। सबसे पहले थर्ड है, 22 है, 10 है, 7th है, 17 मई, 3 अप्रैल, 3 अप्रैल, 3 अप्रैल और 3 अप्रैल। 11, 11। आप क्या बता रहे हो, कहाँ कहाँ एरर है इसके अंदर? रुको एक मिनट में बताता हूँ आपको, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट। ये होगा 137, ये 201 है भाई, ये 46 होगा, ये 20 है, और ये 404 ही है। और यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर 100 है, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, 137, 201, ये 1 आएगा भाई। और ये होगा 46, और ये होगा 20, और ये होगा 704। ये है बेटा। हाँ जी। 13 14 कहाँ दे रखे, 14 15 ही है। हाँ क्वेश्चन में है 13 14, क्या करना है तो आपको उस 13 14 से। 1 2 3 4 5 6 7 साल यहाँ पूरे हो गए ना। नहीं देखना है इसको, बस एक्स्ट्रा दिया उसमें क्या होगा, सारा थोड़ी देखने लग जाओगे आप। करेक्शन बताओगे वापिस। ये 137 है, ये 201 है, ये 46 है भाई, ये सब कुछ सही है बाकी। 100 100 100, और ये होगा 137, 201, 46। ये जो आपकी के पास बुक है बेटा, आपके पास इस बुक से ही आपके ये पूरे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इस बुक जब भी आप, तो पहली बात जरूरत नहीं आपको देखने की। हमारे यहाँ टाइपिस्ट भी है, देखे होंगे आपने, टाइपिस्ट करते हैं तो टाइपिस्ट करते समय हो जाता है कोई एक आधा एरर, भाई है तो इंसान ना, वो लिख ही रहा है वो, तो हो जाती है कोई एरर। और ऐसे नहीं, खूब एरर है, भरी पड़ी एरर, तो वो ठीक करेंगे, हम साथ साथ में करते रहो ठीक। कौन सी बुक? देखिए, जितने भी स्टूडेंट अभी ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं, आप पहले तो मेरा नंबर नोट कीजिए। ये मेरा नंबर है बेटा, और कुछ नोट्स वगैरह मैं आपको भेजूंगा, जैसे आरएस के नोट्स कहाँ से लेने हैं आपको, तो उसके लिए एक लिंक भेजूंगा आपको मैं, तो उस लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसी लिंक पर ये बुक भी रखी हुई है, ठीक है भाई। तो आप मुझे क्लास के बाद, अभी नहीं भेजना, अभी भेजोगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा बेटा, फिर बाद में फ्यूचर में आपको भी मैसेज डाउट भी नहीं पूछ पाओगे, फिर वो एप्लीकेशन पे खेलते रहना मेरे साथ। ना एप्लीकेशन एप्लीकेशन खेलना, फिर एप्लीकेशन में फिर वो 2 लाइन का आंसर मिलेगा आपको, हाँ ना यस ओके, बस। क्योंकि
अगर आप व्हाट्सएप पे मुझसे डाउट पूछते हो तो मैं आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेज सकता हूँ। मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम बेटा, आईफोन में ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, तो हमें सिर्फ उसमें टाइप ही करना पड़ता है। तो इसलिए अभी जो परेशान करेगा मेरे को ब्लॉक कर दूंगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। होता है ना बच्चे के, अच्छा अब लेते हैं मजे इसके, तो मेरे मजे लोगे तो मैं फिर मजे ले लूंगा फिर। तो आप मुझे शाम को एक मैसेज ड्रॉप कर देना, जितने भी स्टूडेंट है, बाकी सबको तो बताइए। और बाकी अगर आपका ग्रुप बना हुआ तो आप उसमें आप शेयर कर दीजिए उस लिंक को। ग्रुप बना रखा आप लोगों ने तो शेयर कर लीजिए बच्चों। नहीं बना रखा तो आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देंगे, तो उस मैसेज के थ्रू क्या करेंगे अपन, मैं आपको बताऊँ कहाँ से डाउनलोड करने हैं आपको नोट्स। क्योंकि हम जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे, हम सैलरी वाला चैप्टर, वो मैं आपको नोट्स के साथ ही पढ़ाऊंगा। बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, तो उसको लिखेंगे बहुत समय लग जाएगा। तो बढ़िया तरीके से हैंड रिटन है, मेरे हाथ से लिखे हुए सारे नोट्स। लास्ट क्लास में बच्चों को मैंने लिखवाया था, ठीक है, तो उसको मैं अमेंड कर दूंगा कल परसों तक, फिर वो आपको दे दूंगा मैं। उसमें वो सेमी फर्निश्ड होगा। सेमी फर्निश्ड मतलब क्या होगा, पूरा नहीं लिखा होगा, सिर्फ लो कंसेप्ट लिखा, क्वेश्चन हम खुद लिखेंगे अपने हाथ से, तो ये रहेगा। चलो भाई, इसके अलावा कौन सा है भाई इसके बाद? एरर ठीक हो गया ना अब तो? ये दिक्कत थी इस क्वेश्चन में। 7 नंबर में देख लो बेटा क्या है। मिस बिंदु हैं जो एक नॉन रेजिडेंट है, और कहाँ रहती है, न्यूयॉर्क में रहती है 91 से। कम टू इंडिया पहली बार कब आ रही है, 19/2/20 को परमानेंट सेटलमेंट के लिए। आपको उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, अकॉर्डिंग टू द वेरियस प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। बताओ भाई कब आई है वो पहली बार? 19 फरवरी 2020 को। और आपको स्टेटस कब का बताना है इसका? 21-22 का बताना है। तो 21 जब इस तारीख को ये आ ही चुकी है, तो अगर हम देखें इसको, ये हमारा प्रीवियस ईयर है बच्चों, तो 21-22 में स्टार्ट होगा इस किताब के हिसाब से। वैसे तो प्रीवियस ईयर कौन सा है हमारा? 22-23 है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से 21-22 है। और ये पहली बार कब आई इंडिया में? 2020। ये साल कब एंड होगा? 20 को। ये साल कब होगा? 21 को। और ये कब आएगा? 22 को। तो अभी 365 डेज है, यहाँ पर भी 365 डेज, और यहाँ पर कितने हैं बच्चों? ये लिए पर आ गया आपका, हो सकता है यहाँ पर भी आ रहा हो कुछ। कितना होगा बताओ? 40 आ रहा है क्या? 42। तो 182 डेज से ऊपर है वो स्टे कर गई इंडिया के अंदर, मतलब उसने बेसिक कंडीशन तो पूरी कर दी। अब चेक करते हैं एडिशनल कंडीशन की बात। तो पिछले 7 साल में देखा जाए तो 365 प्लस कितना आ रहा है? 42 आ रहा है। तो 730 दिन नहीं है वो, तो इसका मतलब वो RNOR है। एट नंबर देख लो, ये तो हमारे बुक का ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। कब गया है वो इंडिया से, वापस कब आया है? तो इन दोनों डेट को इंडिया में काउंट नहीं करना। तो इसका मतलब चौथे महीने में 30 दिन, पाँचवें में 31, छठे में 30, सातवें में 31, आठवें में 31, नौवें में 30, और 10वें में 9 दिन। और फिर वापस कब आया? फरवरी में आया ना, तो फरवरी में कितने आएंगे? 13 दिन हटा दो, तो 28 माइनस 13 कितना आएगा? 15। और मार्च में 31, कितना हो गया? 238। इसका मतलब 182 से ज़्यादा हो गया ये, तो ये क्या बन गया है? रेजिडेंट। वन 178 लिखा हुआ इसमें तो। मैंने गलत कर दिया? हाँ जी। अरे ये थोड़ी आएगा, ये भी नहीं आएगा। और इसमें कितने आएंगे?
177 आ रहा है। और इसने कितना ले रखा है? चेक करो भाई, इसने सही करा है क्या? सबसे पहले अगस्त में 22 दिन इंडिया के बाहर है, सही है क्या? अगस्त में 31 दिन है, अगस्त में कितना है बच्चों? ये 10 दिन है, तो 31 दिन होते हैं, इसमें से 10 माइनस कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा? ये 21 डेज आएंगे ना। तो 21 डेज इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर मानोगे तो आप 9 करोगे ना इसको यार। 10वां दिन इंडिया के बाहर मान रहे हो आप, तो 31 माइनस 9 करोगे आप, कितना आएगा? 22। चेक करो 22 है क्या? बिल्कुल सही। सितंबर में कितने हैं? पूरे 30। अक्टूबर में भी 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 13, तो कितना हो गया टोटली? 170। रुक जा भाई, रुक जा। ये 188 सही है ना? एक बार बताओ तो 365 माइनस 188, लो ठीक है। अब तो यार एट प्राइमा पे दिख रहा है गलत लिखा हुआ है, ऐसे तो नहीं कोई रॉकेट साइंस तो पता नहीं सर इसने गलत किया या आपने गलत पढ़ा है। रे भाई, एक साल में कितने दिन होते हैं? हमारे तो प्रीवियस ईयर है 21 22, इसमें कितने दिन होंगे? 365 तो होंगे ना, तो उसी में से तो माइनस करोगे आप। तो इसने गलती से 300, क्योंकि होता क्या है बेटा, ये जो किताब है उस किताब के क्वेश्चन हर बार अपडेट करते हैं, बार पूरा थोड़ी लिखते हैं। जो जो क्वेश्चन नया आ गया वो ऐड कर दिया, पुराने क्वेश्चन को अपडेट कर दिया फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो ऐड करते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ये 20 के चल रहे होंगे, तो उसके हिसाब से क्या चल रहा है? 366। तो टाइपिस्ट भैया ने क्या नहीं ध्यान दिया होगा? इस पर ध्यान नहीं दिया। 9 नंबर तो करेंगे नहीं अभी। हो गया? हाँ गलत लिया भाई, ये गलत लिया हुआ है, ये 365 ही रहेगा। ठीक है, चलो हो गया अब तो। हाँ हाँ, तो वो लो भी तो पढ़ो, लो भी तो पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ाया लो, वही लिख के आना है बेटा। सेक्शन, आपको सेक्शन नंबर नहीं लिखना, पर लो को अपनी लैंग्वेज में लिखना है, लो को अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, तो इतना बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा इसका। देखिए अगर ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, तो आपको इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना बेटा, आपको सिर्फ क्या लिख के आना है, ये कैलकुलेशन करनी है और आंसर बताना है, ये आंसर है। अगर ये क्वेश्चन आता है बच्चों 1.5 नंबर का, तो भी उतना ही लिख के आना है, इससे ऊपर आ नहीं सकता ये, क्योंकि एक चैप्टर थोड़ी है। ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी वेटेज कितनी है बेटा? 1 से 2 मार्क्स की है, बस इतना ही है। ठीक है, कभी कभी इसमें आता है जैसे 4-5 साल में एक बार इसमें बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, जो बताऊंगा कौन से क्वेश्चन पूछते हैं। तो नॉर्मली इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते, आएगा एमसीक्यू आएगा, ऐसे घुमा के कुछ कैलकुलेट करना है, बताना है आर ओ आर आर एन ओ आर। ठीक है, और फिर भी अगर क्वेश्चन आता है ये 8 नंबर में, तो फिर आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। 8 नंबर में आता है क्वेश्चन तो ये पूरा लिखना पड़ेगा फिर आपको, पर ऐसा आएगा नहीं बेटा। अब तो बढ़ सकता हूँ मैं कंसेप्ट पे। चलो भाई, तो हमने देखा कि प्रॉब्लम ये नहीं थी कि क्वेश्चन नहीं हुए, प्रॉब्लम ये थी किताब में कुछ एरर निकली जो मैंने ठीक करवा दी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एचईएफ का
स्टेटस कैसे निकलेगा बच्चों? एच भी आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है, या तो ये रेजिडेंट बनेगा या ये नॉन रेजिडेंट बनेगा। ये कब बनेगा बच्चों? अगर स्टेप 1 में बेसिक कंडीशन पूरी कर देता है। अब बेसिक कंडीशन अगर इंडिविजुअल की हम बात करें तो उसमें तो बहुत सारी बेसिक कंडीशन थी, 182 डेज और से ज़्यादा कर जाए वो 365 डेज प्लस 60 डेज, और भी इसमें एक्सेप्शन भी था। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। एचएफ के लिए बेसिक कंडीशन कितनी इतनी सी है कि अगर एचएफ का कंट्रोल और मैनेजमेंट 100% इंडिया के बाहर है, अगर एचएफ का कंट्रोल और मैनेजमेंट 100% इंडिया के बाहर है तो वो क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। अगर एचएफ का कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर 1% भी इंडिया के अंदर है तो वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। और फिर कौन सा रेजिडेंट बनेगा ये? वो डिपेंड करता है उसके कर्ता पर। अगर उसके कर्ता ने एडिशनल कंडीशन पूरी कर दी है तो वो क्या बन जाएगा बच्चों बताओ? आर बन जाएगा। आर कौन बनेगा? एचएफ बनेगा। अगर कर्ता ने एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं की है तो एचएफ क्या बनेगा? RNOR। क्योंकि एचएफ खुद तो कर नहीं सकता, तो उसके बिहाफ पर कौन कर रहा है उसकी कंडीशन पूरी? कर्ता कर रहा है। बहुत ही आसान। फिर पढ़ते हैं। मेरा एक बार कंसेप्ट पूरा कर लूँ फिर बताऊँ। पहले कंसेप्ट तो पूरा कर लूँ। देखो, जो आपका एचयूएफ है उसका स्टेटस क्या है बच्चों? इनकम टैक्स कहता है कि सर इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है, ROR, RNOR या फिर NR। इसका मतलब ये जो आपका है ये क्या बनेगा? R, और ये क्या बनेगा आपका? NR। तो ये स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको बताना है कि ये रेजिडेंट है या फिर ये नॉन रेजिडेंट है। तो इसके लिए सीधा कंसेप्ट है, अगर एचएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरी तरह इंडिया से बाहर है 100%, तो फिर ये क्या बन जाएगा? अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट 1% भी इंडिया में आ गया, मतलब क्या हो गया? या तो पूरा का पूरा 100% इंडिया में है या 99% इंडिया में है। ऐसा करते करते अगर 1% भी इंडिया में आ गया, 99% इंडिया के बाहर था, मतलब एक डिसीजन आपने कहाँ ले लिया है? इंडिया में ले लिया है। तो फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ये रेजिडेंट बन जाएगा। और जैसे ही रेजिडेंट बन गया है तो फिर क्या होगा बच्चों? इसका जो कर्ता होगा उसको क्या करना है? एडिशनल कंडीशन पूरी करनी है। और एडिशनल कंडीशन क्या है? वही 2 कंडीशन है बच्चों, पिछले 7 सालों में 730 दिन और पिछले 10 सालों में 2 बार रेजिडेंट। तो ये क्या बन जाएगा? ROR बनेगा HF, अदरवाइज HF क्या बनेगा? RNOR बनेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होता क्या है? कंट्रोल मैनेजमेंट का मतलब क्या है बेटा? कंट्रोल मैनेजमेंट का मतलब है कि एचएफ का जो हेड एंड ब्रेन है, जो मेन की पर्सन है, वो कहां पर है। अगर वो की पर्सन इंडिया में है या फिर की पर्सन इंडिया के बाहर है, अगर वो सारे की पर्सन इंडिया के बाहर बैठ के डिसीजन ले रही हैं तो इसका मतलब एचएफ क्या आप क्या बन गया? नॉन रेजिडेंट बन गया। उनमें से एक भी पर्सन इंडिया में आके डिसीजन ले जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। और फिर कर्ता ने बाकी काम पूरे कर दिए तो फिर क्या बनेगा? ROR या फिर RNOR। ठीक है, मतलब सर बिजनेस एक्टिविटी की पर्सन नहीं करते। की पर्सन का मतलब क्या हो गया? जो भी हेड एंड ब्रेन है, जो इसके बारे में सोचता है। जैसे एमसीसी की हम बात करें तो एमसीसी की पर्सन मैं नहीं हूं भाई, मैं तो इसके डेली एक्टिविटी का पार्ट हूं, एक इसके मैनेजमेंट का हिस्सा मैं नहीं हूं। मुझे तो बोला गया है GI 7 नंबर एक बैच है जिसपे आपको इनकम टैक्स पढ़ाना है पवन जी। मैं कहा ठीक है सर पढ़ा देंगे। और वो आपके पास पूरा पावर दिया हुआ है साथ में सर ने कि अगर इनको लगे कि पवन जी सही नहीं है तो बिल्कुल पहले दिन से बाहर कर दो। और मैं तो कहता भी हूँ आपको, अगर आपको जिस दिन लगे कि ढंग का नहीं है तो बाहर कर देना भाई मुझे, क्योंकि मेरे पास और बहुत सारे बैच है जो मैं पेंडिंग में रखे हुए हैं। ठीक है, उनको बढ़ा दूंगा बेचारों को। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बाहर करवा देना। तो इसीलिए वो पावर आपको भी दी और मुझे भी मिली है। तो मुझे क्या है कि सर पढ़ा के आना है, मैं पढ़ा रहा हूँ। पर मुझे बताइए बच्चों, एमसीसी का अच्छा बुरा कौन सोचेगा? मनोज सर सोचेंगे, मतलब मनोज शर्मा जी नहीं, मनोज गुप्ता जी। मनोज शर्मा जी मेरी तरह क्या है? एक छोटा सा पार्ट है, जैसे मैं पार्ट हूं यहाँ पर। आई बात समझ में आपको?
तो जो हेड एंड ब्रेन है वो जो डिसीजन लेता है उसे हम क्या कहते हैं, की डिसीजन कहते हैं। अगर वो पूरी तरह इंडिया के बाहर लिया जा रहा है तो अब एचयूएफ क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट, और बात खत्म। पर अगर एक भी डिसीजन बिजनेस का कहां ले लिया गया है, इंडिया में ले लिया गया है, तो ये क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। और रेजिडेंट बनने के बाद में क्या करना है, अगर उसके कर्ता ने एडिशनल पूरी कर दी तो क्या बन जाएगा वो, हाँ। एक मिनट थोड़ा बुक से पढ़ ले, फिर आते हैं आपकी बात के ऊपर। आओ देखते हैं बेटा, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। रेजिडेंट कौन होगा, ए एचयूएफ वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली और पार्टली। पार्टली का मतलब क्या हो गया, अप टू 99%, ये होता है पार्टली। होली का मतलब क्या हो गया, 100%। अगर इंडिया में है तो क्या है, वो रेजिडेंट है। पर नॉन रेजिडेंट कब बनेगा, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया। होली का मतलब क्या हो गया, 100% कहां पर है, इंडिया के बाहर। अगर 100% इंडिया के बाहर है तो क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन रेजिडेंट। अगर 1% भी इंडिया के अंदर है तो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। कंट्रोल मैनेजमेंट किसे कह रहे हैं, इसका यहाँ पर डेफिनेशन दे रखा है जिसको बाद में देखेंगे हम। पर उसके आगे इन्होंने बता रखा है कि आरओआर और आरएनओआर कैसे बनेगा एचयूएफ। तो इफ कर्ता ऑफ रेजिडेंट एचयूएफ, रेजिडेंट एचयूएफ का मतलब क्या है, ऐसा एचयूएफ जिसका 1% डिसीजन कहाँ हो गया है, इंडिया में हो गया, सेटिस्फाई बोथ ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशन। कौन पूरा करे बच्चों, कर्ता पूरा करे। एचयूएफ के कर्ता ने बोथ कंडीशन पूरी कर दी। बोथ कंडीशन बेटा ये रखी हुई, कर्ता ऑफ रेजिडेंट एचयूएफ वुड बी रेजिडेंट इन एट लीस्ट 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ द 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और स्टे ऑफ कर्ता ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर शुड बी कितना, 730 डेज और मोर। तो अगर कर्ता ने ये दोनों एडिशनल पूरी कर दी है तो फिर आपका आरओआर बन जाएगा कौन, एचयूएफ। नहीं तो आरओआर क्या बनेगा, सॉरी एचयूएफ क्या बनेगा, आरएनओआर बन जाएगा। हाँ जी अब बोलिए। प्रीवियस ईयर में देखना, और क्या है, बिजनेस को एक साल ही थोड़ी करते हो आप, हर साल करते हो। इनकम कब कमाते हो, हर साल कमाते हो। तो स्टेटस भी कब निकलता है, हर साल निकलता है। हर साल निकलेगा तो हर साल के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा हर बार। देखो क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए, सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो क्वेश्चन मुझे लगा आप ये पूछने वाले हो। आपने तो पता नहीं अजीब सी बात पूछी। पर आपको ये पूछना चाहिए था क्वेश्चन कि सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो तो इंडिया में होती है, तो बाहर कैसे हो सकती है, बाहर कैसे होगा, वो डिसीजन बाहर कैसे लेगा भाई वो। तो मुझे बताओ बेटा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है जिसको हम एचयूएफ कहते हैं, एक आइडेंटिटी है, ये एक सेपरेट आइडेंटिटी बना रखी है। बहुत सारे लोग, देखो एचयूएफ के बारे में आपको पढ़ा हुआ आपने, फिर बता दूं मैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जो फैमिली बिजनेस करते हैं अपना, वो एचयूएफ क्रिएट करते हैं। एक प्लानिंग है बच्चों, ये टैक्स प्लानिंग का एक हिस्सा होता है एचयूएफ बनाना। एचयूएफ बिल्कुल एक नया सेपरेट एंटिटी बन जाता है जिसको एक अलग से पावर दी गई है। तो अगर आपने अपना एचयूएफ बना रखा है और फैमिली के सारे मेंबर कहाँ शिफ्ट हो गए, इंडिया के बाहर शिफ्ट हो गए हैं, तो अब उस एचयूएफ को भी हम क्या बोलेंगे, नॉन रेजिडेंट ही कह देंगे। अगर उसमें से एक भी काम इंडिया में हो गया, मतलब 1% इंडिया में आ गया, तो क्या बन जाएगा, वो रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है क्या कि लोग बाहर भी रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं भाई, बिजनेस वाले लोग बाहर रहते हैं, तो उनका एचयूएफ। बाकी अगर नॉर्मल बात करें हम, तो नॉर्मली क्या होता है, एचयूएफ हमेशा क्या होते हैं, रेजिडेंट ही होते हैं, कि कोई ना कोई पर्सन तो इंडिया में रहेगा ही ना। ठीक है, बोले भाई। अभी यहाँ बता रखा है कि सर कंट्रोलर मैनेजमेंट क्या है, इसको आप रीड कर लेना घर पर, काम का तो ये है नहीं। ठीक है, पर इसमें ये जो सेकंड पॉइंट है ये मैं थोड़ा पढ़ा देता हूं आपको। द बिजनेस में बी डन फॉर द आउटसाइड इंडिया, yet the control and management may be wholly within India. However, the control and management of the business also said to be situated at the place where कहाँ head or brain of adventure is situated. head और brain का मतलब क्या हो गया नहीं बेटा, वो वाला हेड ब्रेन नहीं है ये, कि सर माथा और दिमाग, नहीं वो नहीं है। इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ एचयूएफ। मेंबर ऑफ एचयूएफ होगा वही तो डिसीजन लेगा भाई ये, क्यों जरूरी थोड़ी है।
गलत पढ़ा है, किसने पढ़ा दी? नहीं हो सकता ऐसा। कर्ता का मतलब क्या हो गया? उस एचयूएफ का जो हेड ऑफ मेंबर है, जो हेड ऑफ पर्सन है। और जो भी डिसीजन आप लेते हैं, तो क्या हेड ऑफ पर्सन की बिना कंसेंट के ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। पर जरूरी थोड़ी वही सारे काम करेगा। क्या सारे काम हमेशा मुकेश अंबानी करेगा क्या? लोगों को सैलरी भी मुकेश अंबानी दे रहा है, लोगों के अटेंडेंस भी मुकेश अंबानी लगा रहा है, ऐसे थोड़ी होगा भाई। तो टारगेट, अरे बेटा मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ यार। आप, एचएफ का मतलब सिर्फ एक आदमी थोड़ी होता है, बड़ी बड़ी एचएफ भी तो होती है, करोड़ों का बिजनेस भी करती है एचएफ। तो इसका मतलब पावर भी तो डेलीगेट होती है। एक एचएफ का बिजनेस है, उस एचएफ के बिजनेस में उसके बेटे भी काम कर रहे हैं, तो क्या बेटा हमेशा बापू को फोन करके पूछेगा पापा इसको छुट्टी दे दूं क्या? अरे फिर तेरे को क्यों बिठा रखा नालायक, तू भी तो कुछ कर ले। समझ में आया क्या? वही है। बढ़े आगे, क्वेश्चन करके दिखाओ ये। देखो, एक एचयूएफ जो आपका है, वो ट्रांजेक्ट द फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल द पॉलिसी डिसीजन आर टेकन देयर। ऑल द पॉलिसी डिसीजन मतलब 100% डिसीजन कहाँ लिए जा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया इंडिया में नहीं आता भाई, अलग है वो। तो इसका मतलब एचएफ तो बन गया नॉन रेजिडेंट, बात खत्म। ये तो सीधा ही सीधा पता चल रहा है, क्योंकि सारे डिसीजन कहाँ लिए जा रहे हैं? इंडिया के बाहर लिए जा रहे हैं। तो एचएफ क्या बन गया? नॉन रेजिडेंट बन गया। और मिस्टर ई है, अरे आप लोग बात क्यों कर रहे हो बीच में यार? तो आपको खुद करना है, खुद को तो बोलते क्यों, बात करते हैं। मैं बाकी भी पढ़ा, मैं डिस्टर्ब होता हूँ भाई। फिर बच्चे बोलते हैं हम बात करें, इसको क्या तकलीफ है, हम कर रहे हैं आपस में बात। अरे भाई तुम कर रहे हो, करो बात, मुझे तकलीफ नहीं है, पर आप बोल तो मैं भूल जाता हूँ, मेरा मेरा फ्लो टूट जाता है। और मैं किसी एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहा, मैं सबको पढ़ा रहा हूँ यार। तो मेरा फ्लो मत तोड़िए आप। समझ रहे हो आप? बात क्यों कर रहे हो? मैं जब दूंगा ना टाइम आपको पढ़ने के लिए, मैंने बोला अपने आप करके देखो, आप उस समय करो बात आप। अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो करो ना, देखो ना क्या बोल रहा हूँ मैं। अब मिस्टर ई जो है वो कौन है? करता है किसका? एचयूएफ का। और उस वो कहाँ हुआ है? कोलकाता। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? मिस्टर ई जो आपका है वो इंडियन सिटीजन है, इसे तो लिखा होगा ये। विजिट किया उसने इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। एक इंडियन सिटीजन जो इंडिया में क्या करने आ रहा है? विजिट करने आ रहा है। क्यों सर विजिट कैसे पता चल रहा है? भाई ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो लोग, सारा डिसीजन भी वहीं से लिए जा रहे हैं। पर वो अब जो ई है वो इंडिया में विजिट करने आ रहा है। अब विजिट करने कब आया बच्चों? आफ्टर 15 ईयर, 15 साल के बाद में कम टू इंडिया 1 अप्रैल 21 को। और लीव फॉर द ऑस्ट्रेलिया कब गया ऑस्ट्रेलिया वापस? 1/12/2021 को। डिटरमाइन करना स्टेटस किसका? मिस्टर ई का और एचएफ का। एचएफ का तो क्या बन गया? नॉन रेजिडेंट, क्योंकि पहली लाइन में बता दिया। पर अब मिस्टर ई के लिए बताओ, क्योंकि मिस्टर ई भी तो एक इंडिविजुअल है। तो अब मिस्टर ई के लिए बात करेंगे बच्चों। बताओ प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा है वो? चेक करो कि सर वो, अब पहली बात है सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन देखनी है इसके लिए, 60+365 नहीं देखनी। क्यों नहीं देखनी? क्योंकि बिजनेस के लिए बाहर गया हुआ है, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ये, और इंडिया में विजिट करने आ रहा है। सॉरी, पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन है और इंडिया में विजिट करने आ रहा है। तो उस केस में क्या करोगे आप? 182 डेज वाली कंडीशन देखोगे। तो बताओ बेटा 182 डेज कितना हुआ इसका? चेक, कितना आ रहा है? 245। ये लीप ईयर वगैरह, लीप ईयर तो है नहीं इसके अंदर। तो इसका मतलब इसने बेसिक कंडीशन तो पूरी कर दी, पर एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या लिखा है? 15 साल के बाद इंडिया में आ रहा है। तो पिछले 7 साल में वो 730 दिन नहीं है। अगर एक या उन्हें पूरी नहीं की है, इसका मतलब क्या बन गया? वो आर। आराम से आंसर पढ़िए।
पढ़ लिया क्या? एक छोटा डायग्राम बना रखे, उस डायग्राम को देखिए बेटा। बना हुआ ना आपके पास, प्रिंट आउट नहीं है क्या? हाँ तो उसमें बुक की तो खोल रखी है। बुक की तो दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। देख लो इसको एक बार, क्या है देखो। स्टेटस किसका देख रहे हैं हम? एचयूएफ का। अगर कंट्रोल मैनेजमेंट अफेयर्स कहां पर है? पूरी तरह या पार्टली इंडिया में है। यस का केस हाँ इंडिया में है, इसका मतलब क्या हो गया? वो रेजिडेंट बन जाएगा। नो का मतलब क्या हो गया? इंडिया में नहीं है, तो एचएफ क्या बन जाएगा? यस का केस इंडिया में है। अब आप क्या करेंगे बच्चों? अब आप जो आपका करता है रेजिडेंट ऑफ इंडिया एटलीस्ट कितना? 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10। और अगर करता ने स्टे कर गया 730 डेज, अगर यस का केस है तो एचएफ क्या बनेगा? नो का केस एचएफ क्या बनेगा? खत्म। अब करते हैं मैडम, एचएफ के बाद में जितने भी लोग हैं उनका स्टेटस या तो क्या होगा? रेजिडेंट, या क्या होगा? नॉन रेजिडेंट। देखिए सिर्फ दो ही लोग ऐसे थे जिनका स्टेटस क्या था? आरओआर, आरएनआर और एनआर। बाकी अब जो बचेंगे सब क्या है? या तो आर है या फिर एनआर है। मतलब एक स्टेप में ही काम हो जाएगा, अगले स्टेप में आपको आना ही नहीं है। तो सबसे पहले अब कौन बचा आपका? फॉर्म एओपी बीओआई। अभी पहले पहले इनकी बात हो रही, कंपनी आगे देखेंगे बेटा। पहले किसकी बात करें? फॉर्म। फॉर्म का मतलब पार्टनरशिप फॉर्म है बेटा। ये प्रोप्राइटरशिप फॉर्म इंडिविजुअल होता है, ठीक है ना? ये पार्टनरशिप फॉर्म की बात हो रही है। तो फॉर्म एओपी और बीओआई, जितने भी फॉर्म्स है एओपी बीओआई जो आपकी हैं, तो इनका स्टेटस कैसे देखा जाएगा बताइए भाई। अगर इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट 100% इंडिया के बाहर है तो ये क्या बन जाएंगे? नॉन रेजिडेंट। अगर 1% भी इंडिया में आ गया तो क्या बन जाएंगे? रेजिडेंट। पढ़ लीजिए। हटा दूं? हाँ तो यही है, बस हटा दूं। कंपनी छोड़ो एक बार, अगला पढ़ो। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अगर 100% कंट्रोल इंडिया के बाहर है तो क्या बन जाएंगे? थोड़ा सा भी इंडिया में आ गया तो क्या बन गए? अब बचा हमारा कंपनी का। आओ बेटा, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। देखिए बच्चों, जितनी भी इंडियन कंपनी होती हैं वो बाय डिफॉल्ट रेजिडेंट होती हैं। अब चाहे बिजनेस वो कहीं भी करें। सर इंडियन कंपनी कौन होती है? वो कंपनियां जो आरओसी में रजिस्टर्ड होती हैं। सर ये आरओसी क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। सभी कंपनियों कोई ना कोई रजिस्टर्ड तो करता होगा ना। कंपनी है क्या? एक फॉर्म नंबर 1 ही तो है भाई। एक फॉर्म नंबर 1 होता है, जो एक सर्टिफिकेट होता है, वो कंपनी है आपकी। कॉमन सील जिस पे लगी होती है, कंपनी की कॉमन सील। तो जितनी भी कंपनियां हमारी आरओसी में रजिस्टर्ड है, वो सारी कंपनियां क्या है आपकी? इंडियन कंपनी। और इंडियन कंपनी क्या होती है आपकी? रेजिडेंट होती है बाय डिफॉल्ट। जिसने भी आरओसी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया सब क्या बन जाएंगे? वो रेजिडेंट बन जाएंगे। द कंपनी वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ एनी प्रीवियस ईयर, इफ क्या है बच्चों? अगर वो क्या है, मतलब कहाँ रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड अंडर आरओसी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में जो रजिस्टर्ड है वो सब क्या होते हैं? आपकी इंडियन कंपनी होती है। या फिर अब सोचिए बच्चों, अगर कोई कंपनी आरओसी में रजिस्टर्ड नहीं है, इसका मतलब इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, वो उसे हम क्या कह देंगे? फॉरेन कंपनी कह देंगे। तो अब गवर्नमेंट कहते हैं कोई भी फॉरेन कंपनी जो इंडिया में बिजनेस ऑपरेट कर रही है, अगर उसका पोयम मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव बिजनेस जो है, इफेक्टिव मैनेजमेंट, अगर इंडिया में आ गया है तो वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। अदरवाइज क्या बनेगा? नॉन रेजिडेंट। फिर सुनिए कि अगर किसी कंपनी, जो कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है, तो उसका मतलब क्या है? वो फॉरेन कंपनी है बच्चों। और फॉरेन कंपनी का अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इसको हम पोएम कहते हैं, अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां पर आ गया उसका? इंडिया में सेट हो गया है, उसका पोएम इंडिया में सेट हो गया, तो वो कंपनी क्या बन जाएगी आपकी? रेजिडेंट बन जाएगी। जैसे फ्लिपकार्ट है, रजिस्टर्ड कहाँ है? सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, और ऑपरेट कहाँ हो रही है? तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है इसका? बैंगलोर। और बैंगलोर कहाँ है? अपने इंडिया में। तो ये क्या बन चुका है? अब रेजिडेंट कंपनी बन चुकी है। ठीक है, आई बात समझ में आपको? सर ये पोएम क्या होते हैं? पहले देखो, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया? द प्लेस वेयर द की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन दैट
आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट फॉर द बिजनेस ऑफ एनी एंटिटी एज ए होल आर सब्सटेंस मेड, जहां पर आप क्या लेते हैं कंपनी के लिए की डिसीजन या कमर्शियल डिसीजन लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, पोयम कहते हैं। फिर भी सर क्या होता है, अरे नहीं दिमाग लगाना भाई, क्योंकि पोयम आप कहां पढ़ोगे, और बहुत बड़ा कंसेप्ट है, कम से कम भी 17 घंटे लगते हैं पोयम समझाने समझाने में मेरे को, वहां में पढ़ाता हूँ ना, इसमें 17 घंटे लगते हैं तब जाके समझ में आता है कि पोयम सेट कैसे होता है। तो इसीलिए सिर्फ इतना समझिए कि जो बिजनेस का एक्टिविटी होता है ना, अगर वो इंडिया से आप कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका पोयम कहाँ पर आ गया है, इंडिया में आ गया। अब देखो डायग्राम कितना बढ़िया बनाया इंस्टीट्यूट ने। इज द कंपनी द इंडियन कंपनी, अगर कंपनी, क्या सबसे पहली बात आप कंपनी से पूछेंगे कि क्या आप इंडियन कंपनी है क्या, कंपनी कहेगी हाँ, कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो आरओसी में रजिस्टर्ड है तभी तो हाँ बोलेगी, हाँ इसका मतलब क्या बनी कंपनी, वो कहेगी नहीं भाई हम इंडियन कंपनी नहीं है, मतलब इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हो आप। फिर बोलेंगे क्या आपका पोएम इंडिया में है क्या, वेदर द पोएम ऑफ द कंपनी इन इंडिया रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, हाँ तो ये क्या बन जाएगी, तो इसका मतलब ऐसी कोई कंपनी जो फॉरेन कंपनी है और उसका पोएम कहां पर है, इंडिया के बाहर है, वो क्या होंगी, नॉन रेजिडेंट होंगी। ठीक है, चलो भाई, तो ये था आपका सेक्शन 6 जो हमने कंप्लीट किया। सेक्शन 6 में आपने देखा कि टाइम जो लगना था वो किस में लगा था, इंडिविजुअल में, बाकी तो बस ऐसे उड़ गए, वो छोटी छोटी बातें हैं बस, कंट्रोल मैनेजमेंट कंट्रोल मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखिए भाई, सबसे पहले तो होमवर्क में, चलो बाद में बता देंगे होमवर्क के क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं सेक्शन 5 की। हमने क्या किया बच्चों, हमने सबसे पहले समझ लिया है कि आर कैसे निकलता है, आर एन कैसे निकलता है, और एनआर कैसे बनता है। अब मैं जो सेक्शन 5 आपको पढ़ा रहा हूं, ये सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, इंडिविजुअल की बात करेंगे। क्यों सर, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ इंडिविजुअल का स्कोप ऑफ टोटल इनकम है, इसके बाद के जो फाइनल में देखोगे आप, तो इंडिविजुअल का स्कोप ऑफ टोटल इनकम आपके सिलेबस में दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें अब आर ओ आर एन और एनआर का कंसेप्ट जो हमने सीख लिया है, अब हम इसमें डिफरेंस सीखेंगे बेटा क्या होता है। देखिए, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि अगर आप एक रेजिडेंट हैं तो आपकी दोनों इनकम कौन कौन सी, और फॉरेन इनकम कहां टैक्स हो जाएगी, इंडिया में टैक्स हो जाएगी। आई बात समझ में आपको, पर यदि आप एक नॉन रेजिडेंट हैं तो आपकी सिर्फ कौन सी इनकम, कहां टैक्स होगी, इंडिया में, फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, वहां मैंने आपको बाइफ्रिकेट करके नहीं बताया था कि रेजिडेंट का मतलब आर ओ आर या आर एन ओ आर होता है। अब हम यहां पर बाइफ्रिकेट करेंगे। सबसे पहले यहां जो रेजिडेंट, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्योंकि इसी के बेस पर सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन। एग्जामिनर कितना भी घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे आप इजीली कर जाओगे अगर आपने ये कंसेप्ट ढंग से पढ़ लिया। और कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, दो बातें हैं बस, कि सर जो रेजिडेंट होता है ना, इसका मतलब होता है आर ओ आर। आर ओ आर तो पता चल गया ना, एडिशनल कंडीशन पूरी कर दे वो। आर ओ आर है, आर ओ आर के हाथ में दुनिया जहान की सारी इनकम क्या होती है, टैक्सेबल, चाहे वो इंडियन इनकम हो चाहे वो फॉरेन इनकम हो, ये सारी इनकम क्या होती है, आर ओ आर के हाथ में टैक्सेबल होती है। और ये नॉन रेजिडेंट का मतलब क्या हो गया, एनआर हो गया। तो सर फिर ये आर एनओआर क्या है, देखिए बच्चों, आर एनओआर इक्वल टू एनआर ही होता है, ये दोनों भाई हैं।
RNOR और NR दोनों भाई हैं, एक ही बात है। मुझे बताओ बेटा, नॉन रेजिडेंट के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल है सिर्फ? तो RNOR के लिए भी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? इंडियन इनकम। तो सर फर्क क्या है इनमें? बस इनमें एक फर्क है, नॉन रेजिडेंट और RNOR में सिर्फ एक फर्क है, बाकी पूरी टैक्सेबिलिटी दोनों की सेम है बच्चों। कि सर RNOR के हाथ में भी फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है, सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल है, और नॉन रेजिडेंट के हाथ में भी फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है, सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल है। पर एक ऐसी फॉरेन इनकम जिसका बिजनेस कंट्रोल या प्रोफेशन सेटअप इंडिया में है, वो फॉरेन इनकम RNOR के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। NR के हाथ में तो वैसे भी टैक्सेबल नहीं है। मतलब सर सारी फॉरेन इनकम NR के हाथ में क्या होती है? टैक्सेबल नहीं होती। और सारी फॉरेन इनकम RNOR के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होती। बस एक फॉरेन इनकम जिसका सेटअप कहां पर है? इंडिया में, और जिसका बिजनेस कंट्रोल या प्रोफेशन सेटअप कहां है? इंडिया में, वो फॉरेन इनकम कहां पर टैक्सेबल हो जाएगी? वो RNOR के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, पर NR के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। और R के हाथ में, मतलब ROR के हाथ में सब टैक्सेबल होती है। भाई ROR के हाथ में तो सब टैक्सेबल होती है, चाहे कैसी भी इनकम हो। आई बात समझ में आपको? सर फिर से बताओ सर थोड़ा सा। देखो बेटा कि सर जो नॉन रेजिडेंट है इसके हाथ में क्या होगा? ऑल फॉरेन इनकम नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। और जो RNOR है इसके हाथ में भी क्या है? सेम टू सेम बात लिखूंगा, ऑल फॉरेन इनकम नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, एक्सेप्ट, किसको छोड़ते हुए? सिर्फ एक इनकम बेटा, बताओ कौन सी वाली? कि जिसका बिजनेस कंट्रोल या फिर प्रोफेशन सेटअप कहां पर आ जाए? इंडिया में आ जाए। ऐसी फॉरेन इनकम, ये है क्या बेटा? फॉरेन इनकम है ये भी। ऐसी फॉरेन इनकम टैक्सेबल किसके हाथ में होगी? RNOR के हाथ में। और किसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी? NR के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। और मुझे बताओ बेटा, ROR के हाथ में? ROR के हाथ में सब कुछ टैक्सेबल होता है। अब इसका मतलब समझते हैं कि सर बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप होता क्या है सर? मतलब क्या है? देखो मैं एग्जांपल देता हूं, आपके दिमाग में बैठेगा। हाँ हाँ जी, हाँ बिल्कुल बेटा, उसका टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है उसको। नहीं नहीं, डबल टैक्सेशन नहीं होगा। जितना आपने फॉरेन में टैक्स पे किया है ना, तो उसका क्रेडिट मिलता है आपको। एक सेक्शन पढ़ोगे आप, फाइनल में आओगे, सेक्शन 91 में रिलीफ मिलता है, DTR का रिलीफ, डबल टैक्सेशन रिलीफ, ठीक है ना? तो उसका क्रेडिट मिल जाता है आपको पूरा का पूरा। और ये तो मेरे यूट्यूब पे वीडियोज पड़े हैं इसके, आप ज़्यादा तो देख लेना, आप 10-12 घंटे की वीडियो देख लेना आप कि कैसे क्रेडिट मिलता है। इधर देखो एक बार, अरे भाई बैठ एक बार, इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, बैठ एक बार। क्या हो, कहाँ जा रहे हो? हाँ जी, चल वेट कर रहा हूँ, आजा। इतना इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, पूरा चैप्टर इसके बेस पर पड़ा हुआ है। कितनी बार बोला मैंने बेटा, ध्यान से सुनना। बस ये अगर आपने 10 मिनट शांत से सुन लिया आपने, तो पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप ऐसे फटाक से कर जाओगे आप। हाँ ठीक है सर, अब जाते हैं बाहर। जब ध्यान से सुनना है तब बाहर जाते हैं। LLP हमेशा बेटा फॉर्म में इंक्लूड रहती है। आगे चलो स्टार्ट करें अब। LLP आपकी फॉर्म में इंक्लूड रहेगी, ठीक है भाई। इधर देखो भाई, अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि सर ये जो बिजनेस कंट्रोल या प्रोफेशन सेटअप, इसका मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले यही एक ऐसी इनकम है जो आपको परेशान करेगी।
इस इनकम का याद कर लेते हैं क्या होना है सर, ये एक फॉरेन इनकम है, एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती, आरओआर और आरएनओआर के हाथ में टैक्सेबल हो जाती है। ठीक है, ये होती क्या है सर? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आप सीए बन गए और आपकी जॉब दुबई में लग गई, आप आराम से वहां दुबई में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, मैं इंडिया में बच्चों को पढ़ा रहा हूं और मेरी खुद की प्रैक्टिस भी है, वो भी कर रहा हूं मैं। अचानक आपके सामने दुबई में कोई प्रॉब्लम आया टैक्सेशन का, दुबई के लॉ के हिसाब से कोई ऐसा ट्रीटमेंट था जो इंडिया के साथ होना चाहिए था, और दुबई का इंडिया की कंपनी के साथ में कोई टाई अप हो रहा था, तो वहां पर टैक्सेशन का प्रॉब्लम आया। आपने मुझे फोन किया, आपने कहा सर ऐसी ऐसी बात है कुछ। मैं कहा देख भाई बता क्या है। आपने कहा सर नहीं सर ऐसे तो नहीं, पूरा आपको केस समझाना पड़ेगा, कुछ ट्रांजेक्शन बतानी पड़ेंगी, तो सर आपको मेरी एडवाइस चाहिए। मैं कहा देख भाई अगर 2 मिनट की बात है तो मैं बता देता हूँ, बाकी एडवाइस चाहिए तो फिर तो पैसे के लिए तो भाग रहे हैं भाई। मैंने कहा फिर तो आना पड़ेगा। उसने कहा सर कोई टेंशन नहीं है, हमारी जो कंपनी है खूब पैसे वाली कंपनी है, आप तो बताइए आ कब रहे हो आप आइए, आपकी फ्लाइट की टिकट हम बुक कराते हैं, आप जो कंसल्टेंसी आपका पूरा पेमेंट मिलेगा, आप तो आ जाइए। मैंने कहा अभी देख कल ही बुक करा। मैं पहुंचा दुबई, 5-6 दिन मैंने वहां पर काम किया, कंसल्टेंसी किया, बताया भी कैसे कैसे टाइप रहेगा, क्या प्रॉब्लम रहेगी, सब कुछ मैंने करके मैं वापस कहाँ पर आ गया, इंडिया में आ गया। पैसा मुझे कहाँ मिला होगा, दुबई में मिल गया, हाथ क्या चेक पकड़ा दिया कि ठीक है सर जाइए आप। अब मुझे बताओ बेटा ये जो इनकम मैंने कमाई है कहाँ से कमाई है, दुबई से कमाई है। मिली कहाँ पर है, दुबई में मिली है। कौन सी इनकम है, पर ये किस वजह से कमाई है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन सेटअप कहाँ पर है, इंडिया में। तो ऐसे कुछ लोग जो अलग अलग कंट्री में जाकर पैसे कमा के इंडिया में आ जाते हैं, और वो अलग अलग कंट्री में पैसे इस वजह से कमा पाते हैं क्योंकि उनका बिजनेस कंट्रोल कहाँ हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। तो वो फॉरेन इनकम उस आरएनओआर के हाथ में भी क्या कर दी जाएगी, टैक्सेबल कर दी जाएगी। आई बात समझ में आपको? अब अगला जो कंसेप्ट है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि सर ये इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम क्या होती है, कब किस इनकम को इंडियन कहेंगे और कब किस इनकम को हम फॉरेन इनकम कहेंगे। तो आइए स्टार्ट करें बच्चों। सबसे पहले मॉड्यूल ही ओपन कीजिए अपना, और अब सेक्शन 5 हम पढ़ने जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं आर ओ आर हूं तो वो इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल है, अगर मैं आर एन ओ आर हूं तो भी वो इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल है, अगर मैं एन आर हूं तो वो इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं है। नहीं नहीं, देखो ना, मान लो दुबई में आप ही थे, वो आपने मुझे फोन किया था, और मान लो मैंने जो दुबई में इनकम कमाई थी वो कमाई थी 10 लाख रुपए की इंडियन रुपीज के हिसाब से। अगर मेरा स्टेटस आर ओ आर है तो ये 10 लाख मेरे हाथ में क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मेरा स्टेटस क्या है, आर एन ओ आर है, तो भी 10 लाख क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मेरा स्टेटस नॉन रेजिडेंट हो तो 10 लाख टैक्सेबल नहीं होगा। आगे बोलो डाउट। अरे इनमें से एक ही तो होगा, तीनों थोड़ी हो जाएंगे। मैं एक साल में एक ही तो बनूंगा। या तो हो सकता है कि सर मैं घूमने गया था, कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, आर ओ आर क्या होता है, सारी इनकम टैक्सेबल है बेटा, चाहे फॉरेन इनकम हो चाहे इंडियन इनकम हो। और आर एन ओ आर के हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, सिर्फ इंडियन इनकम। पर ऐसी फॉरेन इनकम जिसका बिजनेस कंट्रोल प्रोफेशन सेटअप वो भी हो जाती है टैक्सेबल। या तो मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा, या आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे। आप बाकी चीजों को छोड़ो ना, आप सोचो ना कि आपने, मैंने, चलो आप छोड़ो, मैंने क्या, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। वो कहेगा कि आप आर ओ आर होंगे तो बताओ क्या टैक्सेबल होगा, आप आर एन ओ आर है तो बताओ क्या टैक्सेबल होगा, अगर आप एन आर है तो क्या होगा टैक्सेबल। और पहली बात ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन में पहले आपको फैक्ट देगा कि मिस्टर पी है जो इंडिया में आए थे, इंडिया से गए थे, ये किया वो किया, ताकि आप पहले क्या निकालो, उसका स्टेटस निकालो। पहले तो आपको स्टेटस निकालना पड़ेगा कि वो आर ओ आर है, आर एन ओ आर है या फिर एन आर है। अब उस स्टेटस के बेस पर नीचे कुछ इनकम आपको दी जाएगी, उस इनकम को पढ़ना है कि सर उसके बेस पे कितनी इनकम इसके हाथ में टैक्सेबल होगी। तो अब स्टेटस में तीनों में से एक ही तो निकलेगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए स्टेटस के, हमने कुछ क्वेश्चन 8 क्वेश्चन मैंने अभी क्लास में भी करवाए थे आपको, ठीक है ना। ये वाले क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हमने क्लास में भी किए थे, और हमने मॉड्यूल में भी तो कुछ क्वेश्चन किए हैं बेटा।
क्या मैंने कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ये बताया कि सर ये ROR भी है और RNOR भी है? एक ही तो आ रहा था स्टेटस, या तो ROR आएगा या RNOR आएगा या फिर NR आएगा। तो उस स्टेटस के बेस पे आपके इनकम को टैक्सेबल किया जाएगा। अगर आप क्या है, एक रेजिडेंट है, तो आपके हाथ में ROR है तो आपके हाथ में सारी इनकम टैक्सेबल है, चाहे फॉरेन इनकम हो चाहे क्या हो, इंडियन इनकम हो। पर यदि आप RNOR हैं तो ये वाली इनकम जो है ना, सेटअप वाली इनकम, ये भी टैक्सेबल हो जाएगी भाई। ROR है तो भी टैक्सेबल हो जाएगी, पर यदि आप NR हैं तो ये सेटअप वाली इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि ये फॉरेन इनकम है, टैक्सेबल नहीं होगी। हो सकता है कि सर मैं पूरे के पूरे साल इस बार सिर्फ 10 दिन ही इंडिया में रुका था, बाकी पूरे दिन मैं कहाँ था, इंडिया के बाहर था, तो मैं क्या बन गया अब? हालांकि मेरा ऑफिस वगैरह सब इंडिया में है। अरे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया के बाहर भी जाते हैं। अरे हम नहीं जाते, पर लोग तो जाते हैं ना, घूमते फिरते हैं, पूरा दिन घूमते रहे वो, और बाद में आगे 10 दिन पहले, तो उनका क्या बन गए वो, नॉन रेजिडेंट, पर उनका बिजनेस कहाँ चल रहा है। तो अब क्या होगा बेटा, वो जो बाहर से इनकम कमाएंगे वो टैक्सेबल नहीं होगी, पर यदि वो RNOR बन गए तो जो सेटअप वाली इनकम वो क्या होगी, टैक्सेबल हो जाएगी। आगे समझ में? तो इसका मतलब क्या हो गया, इन तीनों में से एक इनकम आएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जो सेक्शन 5 है बच्चों, सेक्शन 5। प्रोवाइडेड द स्कोप ऑफ टोटल इनकम in terms of residential status of the SSC because of the incidence of tax of any person depend upon his residential status। बता रखा है कि सर किसके हाथ में कितना टैक्स लगेगा, ये डिपेंड करता है कि उसका स्टेटस क्या है। द स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ SSC डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग 3 इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, कि सर किस व्यक्ति के हाथ में कितना टैक्स आपको लेना है, इसके लिए आपको 3 बातें आपको देखनी पड़ेगी। आपने कोई इनकम कमाई है, वो इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, इससे पहले आपको 3 बातें आपको चेक करनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात क्या है बच्चों, जो पिछले 2 दिन से पढ़ा रहा हूं आपको मैं, क्या बात है कि आपका स्टेटस क्या है। अगर मुझे कोई इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल करना है तो सबसे पहले आपसे क्या पूछूंगा मैं, कि भाई तेरा स्टेटस क्या है। आप बताओगे सर मैं ROR हूं, आप NR हूं, या फिर RNOR हूं, ठीक है, मैंने लिख लिया भाई ये वाला स्टेटस है। और स्टेटस कैसे बताओगे आप कितने दिन इंडिया में रुके थे या नहीं रुके थे, उसके बेस पर बता दोगे आप, जब मैं खुद कैलकुलेट कर लूंगा। फिर मैं आपसे दूसरी बात पूछूंगा, द प्लेस ऑफ अक्रूवल और रिसिप्ट ऑफ इनकम वेदर एक्चुअल और डीम्ड। मैं पूछूंगा सर ये इनकम आपने कमाई कहां से है। अरे ये तो पूछूंगा ना, क्योंकि अगर आप बोलोगे आपका स्टेटस NR आ रहा है और वो इनकम का नेचर क्या आ रहा है, फॉरेन इनकम आ रही है, तो क्या होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। आई बात समझ में? तो दूसरी बात मैं ये चेक करूंगा कि सर इनकम का नेचर क्या है, कहां से कमाया, द प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ रिसिप्ट ऑफ इनकम, कहां से कमाया या कहां मिली है आपको। और तीसरी बात क्या है बच्चों, द पॉइंट ऑफ द टाइम विच द इनकम हैज अक्रूड वाज रिसीव्ड और द बिहाफ ऑफ द SSC। कौन से पॉइंट पर ये इनकम कमाई गई है। हो सकता है ये इनकम प्रीवियस ईयर में नहीं कमाई आपने, मुझे बताइए बेटा, ऐसी कोई इनकम जो प्रीवियस ईयर में नहीं कमाओगे आप, तो क्या प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा क्या, नहीं सर, वो किसी और ईयर में टैक्सेबल हो चुकी होगी, या नहीं भी होगी तो हमें क्या लेना है, हमें तो इस साल की इनकम को चेक करना है ना। अरे बोलिए, अब इसके आगे लिखिए बेटा, दैट इज पास्ट अनटैक्स, ये ब्रैकेट है बच्चों, पास्ट अनटैक्स एनी फॉरेन इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ एनी SSC। NSSC का मतलब क्या हो गया, चाहे आप ROR हो, चाहे आप NR हो, या RNOR हो। या फिर आप क्या हो, कि अगर पास्ट की कोई अनटैक्स इनकम है बच्चों, तो ये क्या होगी, टैक्सेबल नहीं होगी।
पास्ट की अनटैक्स इनकम किसी के आदमी में क्या होगी, टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, कल इस चैप्टर का लास्ट डे होगा बेटा। ठीक है, और कल आपको वो जो स्कैनर आपको दिया हुआ है एमसीसी ने, वो साथ में कैरी करना है। मॉडल के तो फोटो कॉपी आपने करवाई रखी है। ठीक है, तो कल इस चैप्टर को हम पूरा कर लेंगे, और वो जो नोट्स वगैरह है जो अगले चैप्टर के सैलरी के, वो अपलोड करूंगा, उसके प्रिंट आउट रखना अपने पास में। अगला इसके बाद हम चैप्टर सैलरी स्टार्ट करेंगे, हमारा 5 हेड में पहले हेड स्टार्ट करेंगे अपन। तो वो आपके पास होने चाहिए, क्योंकि उसी के बेस पर हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों।